हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस यूपीएससी या आईएएस के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट किए हैं क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स यूपीएससी ही नहीं, स्टेट के जो सिविल सर्विसेज होते हैं जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, इनके भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स हैं ये। तो ये जो क्वेश्चंस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेट सिविल सर्विसेज में भी कई बार रिपीट होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज द। तो फ्रेंड्स देखिए, गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया 1915 में आए वापिस। 1915 में आए और इंडिया के अंदर उन्होंने जो पहला अपना मूवमेंट शुरू किया था वो किया था चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह, और ये किया था 1917 में। लेकिन चंपारण सत्याग्रह एक बिहार का एक लोकल जगह है, छोटा सा जगह है, तो ये ऑल इंडिया लेवल पे नहीं था। चंपारण सत्याग्रह एक लोकलाइज्ड मूवमेंट था, हालांकि गांधी जी इसमें काफी सक्सेसफुल हुए। तो गांधी जी का जो पहला ऑल इंडिया लेवल पे जो मूवमेंट था वो था रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था और ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ये सत्याग्रह किया गया था और इसी समय जालियांवाला बाग की नृशंस हत्या भी हुई थी। 1919 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग का नृशंस हत्या हुआ था। तो ये रॉलेट सत्याग्रह जो है ऑल इंडिया लेवल पे गांधी जी का पहला फर्स्ट वेंचर था और गांधी जी का पहला जो मूवमेंट था वो चंपारण था, बट ये लोकल था और ऑल इंडिया लेवल पे रॉलेट सत्याग्रह। तो इसके साथ हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Which one of the following is not a feature of the Government of India Act 1935? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में काफी सारे प्रोविजंस थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। जैसे इसमें आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन था, इसमें फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन था। तो इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये सारे स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला है डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज द प्रोविंसेस। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से डायरकी सेंटर में तो एप्लीकेबल था, लेकिन प्रोविंसेस से डायरकी को खत्म कर दिया गया था। तो मतलब ये लाइन रॉन्ग है। दूसरा, ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन था। दूसरा है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बिल्कुल सही है क्योंकि पहले डायरकी था प्रोविंसेस में, तो उसको खत्म कर दिया गया, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई। तीसरा है ऑल इंडिया फेडरेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऑल इंडिया फेडरेशन का, तो ये भी सही है, ये भी सही है। जो नॉट ट्रू है वो ये वाला है। तो इसका आंसर क्वेश्चन ए हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला लाइन है, सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वीमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ये गलत है। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट जो थी कांग्रेस की वो थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट जो थी वो इंडियन लेडी नहीं थी, ये आयरलैंड की थी, आयरिश लेडी थी। तो यहां फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बोला है तो ये लाइन गलत है। अगर यहीं पे फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट लिखता, फर्स्ट इंडियन वीमेन, तो सरोजिनी नायडू ट्रू होता, बट फर्स्ट वीमेन एनी बेसेंट थी, तो ये लाइन रॉन्ग है। दूसरा है, सीआर दास वाज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शनड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। तो देखिए फ्रेंड्स, सीआर दास जो थे ये 1921 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट। लेकिन ये उस समय इनको कांग्रेस के सेशन के ठीक पहले ही जेल हो गई थी, तो इनकी जगह पे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट आए वो थे हकीम अजमल खान। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। वो उस समय प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो चूंकि जेल चले गए तो उनकी जगह पे एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हकीम अजमल खान, तो ये लाइन सही है। द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज एलन ऑक्टिवन ह्यूम। इनको शॉर्ट में AO ह्यूम भी कहते हैं। तो ये लाइन भी रॉन्ग है। फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज एलन ऑक्टिवन ह्यूम, ये गलत है, ये नहीं बने थे।
इसके बाद अच्छा एक चीज मैं और आपको यही बताता हूँ, जो एओ ह्यूम थे, इनका कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ा हाथ था। 1885 में जब कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई थी तो एओ ह्यूम नहीं करवाया था, बट ये उसके प्रेसिडेंट नहीं बने थे। प्रेसिडेंट जो फर्स्ट बने थे वो बने थे WC बैनर्जी। तो ये लाइन गलत है। उसके बाद जो चौथा लाइन है, एल्फ्रेड वेब वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1894, ये बिल्कुल सही है। एल्फ्रेड वेब जो है आयरलैंड के थे, एक आयरिश पर्सन थे, आयरलैंड के थे, और ये 1894 के कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट भी बने थे। 1894 का कांग्रेस सेशन जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था, तो एल्फ्रेड वेब मद्रास सेशन के अध्यक्ष बने थे। तो ये सही है। तो हमारा क्या हुआ, 2 और 4 ये दोनों सही हुआ, तो हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, 2 और 4। इसके बाद अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इन इवेंट्स के सीक्वेंस को बताना है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो देखिए, लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ, 1916 में लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, इसी को लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का समझौता लखनऊ पैक्ट। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, यहां ऑफ होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी जो है मोंटफोर्ट रिफॉर्म्स का हिस्सा है। मोंटफोर्ट रिफॉर्म्स जो 1918 में हुए थे, और इसके कारण 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था, जिसमें कि डायरकी को प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये 1919 में हुआ था। फिर राउलेट एक्ट 1919 में ही हुआ था। अब फ्रेंड्स यहाँ ये देखना, ये दोनों 1919 में होते, तो मैं आपको बता दूं, राउलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में लागू हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है दिसंबर में क्राउन का या महारानी का इस पे एसेंट मिला था। तो ये दिसंबर में ये अप्लीकेबल है, ये मार्च 1919 में लागू हो गया था। तो ये पहले है, ये बाद में। और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। तो हमारा जो सबसे पहला इवेंट हो गया 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर लखनऊ पैक्ट, मतलब 4, फिर 1, फिर 3 और फिर 2, 4 1 3 2, बी। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। 4 पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर 1 हो गया लखनऊ पैक्ट, फिर 3 हो गया राउलेट एक्ट मार्च 1919, और फाइनली दिसंबर 1919 में इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। इसके बाद अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सब आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जैसे ये आईएएस 1995 का क्वेश्चन था। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएएस 1996 का, ये क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये स्टेट पीएससी में भी आया हुआ है, बीपीएससी यूपीएससी वगैरह में ये आते रहता है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन से नेता हैं, या सिर्फ एकमात्र ऐसे एक नेता थे जिन्होंने कि आजादी के बाद ये बोला था कि कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का मूल उद्देश्य था आजादी को प्राप्त करना। तो जैसे ही हमने 1947 में आजादी प्राप्त कर ली, तो महात्मा गांधी ने सजेशन दिया या सजेस्ट किया कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने अपना जो मूल उद्देश्य था उसको पा लिया है। तो ये महात्मा गांधी ने बोला था, या महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आप आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। देखिए, चारों जो इवेंट्स हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, साइमन कमीशन, चौरी चौरा, दांडी मार्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, और इन पे सिविल सर्विसेज, स्टेट लेवल के जो सिविल सर्विसेज होते हैं और जो यूनियन लेवल का सिविल सर्विसेज, सब में इन पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता है। ये आईएएस 1997 का क्वेश्चन है, लेकिन इन सब पे बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, इवेंट और उसका रिजल्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का ये 1909 में आया, 1909 में हुआ था, 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और इसका क्या इंपैक्ट हुआ, तो इसका इंपैक्ट हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिला था, तो इसके लिए कम्युनल आउटब्रेक्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम के बीच में
एक द्वंद्व हुआ था क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का व्यवस्था किया था। फिर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में आया था। तो 1927 में जब साइमन कमीशन हुआ तो इसका क्या इंपैक्ट हुआ था? इसका इंपैक्ट हुआ था कंट्री वाइज एजिटेशन। जब साइमन कमीशन जिस रोड से जाते थे वहां पे इनका विरोध होता था, भयानक विरोध होता था। तो पहले मैं ये कर देता हूँ, मोंटफोर्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का ये हो गया, साइमन कमीशन का ये हो गया, कंट्री वाइज एजिटेशन। और इसी एजिटेशन के दौरान लाला लाजपत राय का डेथ भी हुआ था, जिसका की बदला भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या करके लिया था। इसके बाद जो तीसरा इवेंट है हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये जो चौरी चौरा इंसिडेंट है, रॉलेट सत्याग्रह जो हो रहा था उसके अंदर ये हुआ था 1922 में। तो इसके कारण क्या किया था, जो सत्याग्रह चल रहा था गांधी जी ने उस सत्याग्रह को वापस ले लिया, विड्रॉल ऑफ ए मूवमेंट। चौरी चौरा का एक भयानक इंसिडेंट हुआ था जिसमें लोकल पुलिस स्टेशन को लोगों ने जला दिया था। तो ये चूंकि वायलेंट, गांधी जी नॉन वायलेंट के प्रिंसिपल्स पे चलते थे, लेकिन ये चूंकि वायलेंट एक एक्टिविटी हो गई थी तो गांधी जी ने सत्याग्रह ही वापस ले लिया। तो विड्रॉल ऑफ ए मूवमेंट। और लास्ट है डांडी मार्च। डांडी मार्च क्यों किया गया था? नमक के कानून को तोड़ा गया था। तो इलीगल मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, इसका हो जाएगा 5। तो हमारा हो गया ए का 4, सॉरी कम्युनल इलेक्टोरेट, मैंने थोड़ा सा गलत बताया, कम्युनल आउटब्रेक नहीं होता, कम्युनल इलेक्टोरेट। मैंने उस समय बोला भी था सेपरेट मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो इसका ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। तो ए का 3 और बी का हो गया कंट्री वाइज एजिटेशन, A3, B1 चौरी चौरा इंसिडेंट, सी का 2 और डी का 5। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। अब देखिए, सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 1907 में 1907 में सूरत एक स्प्लिट हुआ था। इसमें मॉडरेट्स, गरम दल और नरम दल, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। इसे सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। और इस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष। उसके बाद कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो है रैमसे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने ये दिया था कम्युनल अवार्ड। ये दिया था 1932 में, 1932 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय या उसके ठीक बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया। ये जाति के आधार पे भारतीयों को बांटने के लिए ये कम्युनल अवार्ड किया गया था। उसके बाद ऑल पार्टी कन्वेंशन। ऑल पार्टी कन्वेंशन, एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, पहले हम चौथा देखते हैं। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन। जो पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन था ये 1929 में लाहौर के सेशन में लिया गया था। और इस समय जहां कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन लिया गया था। और इसी समय यह डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो डी का हो जाएगा हमारा, अच्छा पूर्ण स्वराज कब किया गया था? ये 1929 में किया गया था। तो डी का हमारा 1 हो जाएगा, डी का 1। तो अभी देखेंगे हम, ए का 4 हो रहा है, ए का 4 ये 2 जगह है, फिर बी का 3, बी का 3 यहां पे है, हमने सी नहीं देखा, डी देखा, डी का 1, डी का 1 ये, मतलब इसका बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हमें कुछ पता नहीं हो, जैसे मान लेते ऑल पार्टी कन्वेंशन का नहीं पता था लेकिन इन तीनों का पता था, तो इन तीनों के हिसाब से हमने आंसर को निकाल लिया, बी होगा। इसका मतलब जो सी है, सी का 2 होना चाहिए। 2 मतलब 1928 में ऑल पार्टी कन्वेंशन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द करेंट
करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, इन इवेंट्स के सीक्वेंस को बताना है। तो उसके लिए हमें इसका समय याद होना चाहिए कि कब ये हुआ था। देखिए अगस्त ऑफर जो है 1940 में हुआ था। आईएनए ट्रायल जो है इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल हुआ था ये 1945 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग रिवॉल्ट जो है 1946 में हुआ था। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपने इतिहास में अगर पढ़ा हो ना पढ़ा हो मुझे पता नहीं। देखिए जो अंग्रेजों के इंडिया को छोड़ने का जो था हमारा जो स्वाधीनता संग्राम था उसके कारण तो उन्होंने छोड़ा ही, बट जो इंस्टेंट कारण था अंग्रेजों को ऐसा जो ये रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग की जो रिवॉल्ट थी उसके बाद अंग्रेजों को लग गया कि अब तुरंत भारत छोड़ना चाहिए, नहीं तो अब उनको खतरा होगा। तो ये जो था आज़ादी के ठीक पहले 1946 में हुआ था। इसमें जो एक रेटिंग था इंडियन रेटिंग, जो कि नेवी शिप के ऊपर जो छोटे लेवल के एक अधिकारी या सेना के लोग होते हैं उनको रेटिंग कहते हैं, तो वो जो रेटिंग था उसने कहीं पे खुरच के लिख दिया क्विट इंडिया, तो इसके लिए उसको सजा दिया गया, लेकिन बाद में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो रॉयल इंडियन रेटिंग रिवॉल्ट जो है 1946 में हुआ। तो अब हम सीक्वेंस देख लेंगे। 1940 पहला, फिर 1942, मतलब 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2, 4 होगा ए। ये IAS 1998 का क्वेश्चन था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के परिप्रेक्ष्य में इनमें से कौन सा सही नहीं है? प्रोविंशियल ग्रुपिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, इंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडियंस, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग राइट। देखिए जो कैबिनेट मिशन प्लान था उन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान ये करेक्ट नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशियस while in India is to assist it to a peaceful demise. This statement is attributed to very very important question, और ये डायरेक्ट ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। ये किसने कहा था कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल? और ये कहने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा, हर 1-2 साल पे ये क्वेश्चन आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज वाइसरॉय विथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू। तो लॉर्ड मेटन वेबल के ठीक बाद आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया वाइसरॉय बना के, और इनको एक स्पेशल निर्देश दिया गया था कि इंडिया को जितना ज़्यादा हो सके यूनाइटेड रखना है और पाकिस्तान को कम से कम भूमि देनी है। तो इसका आंसर होगा कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल। जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइट रख सकते हैं ये इनको सलाह दे के भेजा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंडियन मुस्लिम लीग वाज इंडक्टेड इनटू द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, लियाकत अली खान वाज असाइंड द पोर्टफोलियो ऑफ। 1946 में जब मुस्लिम लीग ने सरकार में हिस्सा लिया तो लियाकत अली खान को क्या पोर्टफोलियो मिला? तो लियाकत अली खान को फिनांस मिला था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग से थे, मुस्लिम लीग के दूसरे सबसे बड़े नेता थे, पहले नेता जिन्ना थे, और इनफैक्ट पाकिस्तान बनने के बाद लियाकत अली खान को वहां का प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वाज, इंडिपेंडेंस के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो ए मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, नहीं। नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, यस, महात्मा गांधी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे आजादी के समय। द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, नहीं। द जनरल्स, नहीं। तो इसका आंसर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएडेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट्स।
ये लाइन रॉन्ग है। देखिए ये राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, राजकुमार, RAJ लिखा है मैंने, राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किया था कि आप चंपारण आइए और वहाँ के जो पीजेंट से किसान हैं उनकी समस्याओं को देखें, इन्वेस्टिगेट करें, उनका निदान करें। तो राजकुमार शुक्ला के कहने पे महात्मा गांधी चंपारण गए थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है क्वेश्चन। दूसरा लाइन है, आचार्य JB कृपलानी वॉज वन ऑफ महात्मा गांधी कलीग्स इन हिज चंपारण इन्वेस्टिगेशन। यस, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ में कौन कौन थे, या कुछ नाम दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये गांधी जी के साथ थे कि नहीं थे। तो मैं सारे फेमस नाम आपको यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। देखिए, गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, देखिए वो साथ में थे सत्याग्रह में, लेकिन बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बुलाया था। JB कृपलानी थे, आचार्य JB कृपलानी। तीसरे जो थे मजहर उल हक, ये भी प्रोमिनेंट नाम है, याद रखिएगा, मजहर उल हक। जो चौथे नेता सत्याग्रह में थे वो थे महादेव देसाई, और महादेव देसाई से बहुत क्वेश्चन आते हैं। महादेव देसाई जो है महात्मा गांधी के पर्सनल असिस्टेंट थे, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के पर्सनल असिस्टेंट कौन थे। ये चौथा नाम हो गया। इसके बाद पांचवा नाम है नरहरि पारिख, ये भी क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा, नरहरि पारिख, नरहरि पारिख। तो ये 5 लोग थे, ये 5 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे जो कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे। क्वेश्चन नंबर 15, अभिनव भारत। देखिए, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, इन सब चीजों से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी थी, रिवोल्यूशनरीज के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, और इसको ऑर्गेनाइज किया था BD सावरकर ने। अभिनव भारत के साथ BD सावरकर का नाम रहेगा। जब अनुशीलन समिति का नाम आएगा तो अरविंदो घोष और बरिंदर घोष 2 भाई थे। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये हर सिविल सर्विसेज में एक बार, मतलब 1-1 साल के गैप पे या 2 साल के गैप पे एक क्वेश्चन आता है। तो अभिनव भारत के साथ BD सावरकर का नाम हमेशा याद रखिएगा। और इन्होंने ये कब बनाया था अभिनव भारत? तो 1904 में अभिनव भारत बनाया था। और अनुशीलन समिति कब बनी थी? तो 1902 में बनी थी। यहाँ अनुशीलन समिति सवाल में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि अनुशीलन समिति और अभिनव भारत पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन फॉर। उषा नेता बहुत ही पॉपुलर हुई क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, और किस लिए? तो उन्होंने एक कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी। ये एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन था, अंग्रेजों को भी पता नहीं चल पा रहा था ये रेडियो कहाँ से चल रहा है। तो ये कांग्रेस रेडियो की उन्होंने स्थापना की थी। अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन था, सॉरी अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन था। इसे सीक्रेट कांग्रेस रेडियो भी बोलते हैं, सीक्रेट कांग्रेस रेडियो। और ये क्विट इंडिया के समय उषा मेहता ने एस्टेब्लिश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942? तो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के हिसाब से कौन सा इनमें से लाइन सही नहीं है, स्टेटमेंट सही नहीं है? इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। देखिए, गांधी जी ने जितने भी मूवमेंट स्टार्ट किए नॉन वायलेंट मूवमेंट ही थे, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के समय क्या हुआ था, ये मूवमेंट धीरे धीरे नॉन वायलेंस से इसका रूप बदल के वायलेंट हो गया था। कई जगह रेलवे की पटरियां जलाई गई, पुलिस स्टेशन जलाए गए, तो ये नॉन वायलेंस से वायलेंट हो गया था। तो ये लाइन गलत है। इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, इनिशियली इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, बट लेटर ऑन इट बिकम अ वेरी वायलेंट मूवमेंट। तो ये लाइन गलत है। दूसरा लाइन देखेंगे, इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। यस, इट इज ट्रू, क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने ही इसका ऑर्गेनाइज किया था, या इसके मेन लीडर यही थे। उसके बाद जो अगला है, इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। हाँ, ये भी सही है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था।
तीसरा, इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल। देखिए यहाँ पे बहुत थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो लेबर क्लास थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, कम्युनिस्ट पार्टी के, और कम्युनिस्ट पार्टी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था, मतलब उन्होंने इसका समर्थन नहीं दिया था, तो इसलिए ये लेबर क्लास जो थे उसमें ज्यादा नहीं पड़े। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, क्योंकि ये धीरे धीरे वायलेंट हो गया था मूवमेंट। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन द 7 प्रोविंसेस इन 1939 बिकॉज, देखिए 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के समय कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि बिना इंडिया की सहमति के, बिना इंडियन लीडर्स से पूछे ही उन्होंने इंडिया को वार का एक मेंबर बना दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वार का, इसीलिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। तो यहां देखिए, द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन अदर 4 प्रोविंसेस, ये लाइन रॉन्ग है। इमरजेंस ऑफ ए लेफ्ट विंग इन द कांग्रेस मेड द वर्किंग, ये भी रॉन्ग है। देयर वर वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंसेस इन द प्रोविंसेस, ये भी रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट आंसर था, मैंने आपको बताया कि इंडिया को वार में घसीटा गया बिना इंडियन लीडर्स को कंसल्ट किए हुए, तो इसका डी होगा, नॉन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वेयर स्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने इनमें से कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? बी आर अम्बेडकर ने जो पार्टी की, जो इंपॉर्टेंट पार्टी की स्थापना की थी, एक तो था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये बी आर अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी, और दूसरा था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इन दोनों के नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इन दोनों की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी, ये वाला अम्बेडकर ने नहीं किया था। तो 2 और 3 सही होगा, मतलब बी। क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही होगा। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932। 1932 में मैंने आपको अभी शुरू में, वीडियो के शुरू में क्वेश्चन के दौरान बताया था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड की खुराफात थी कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड में क्या किया था उन्होंने? जो शेड्यूल कास्ट थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया था। तो महात्मा गांधी को तुरंत ही ऐसा लग गया कि ये धर्म के आधार पे हमें बांटा जा रहा है। इसके लिए इन्होंने इसका विरोध करने के लिए, कम्युनल अवार्ड का विरोध करने के लिए उन्होंने फास्ट अनटू डेथ एक भूख हड़ताल उन्होंने किया, और इस भूख हड़ताल को पूना पैक्ट के दौरान तोड़ा गया। पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ, जिसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने सिर्फ रिजर्वेशन मांगा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को के कॉन्सेप्ट को हटा दिया। तो पूना पैक्ट के बाद इन्होंने, गांधी जी ने ये हड़ताल को खत्म किया था। तो इसके आंसर पढ़ते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल टू सेटिस्फाई वर्ल्ड, नहीं, ये कारण नहीं है। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड डिफरेंट ओपिनियन, ये भी कारण नहीं है। रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, यस, ये इसका रीजन है। रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड दिया था, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास, जो शेड्यूल क्लास थे उनको डिप्रेस्ड क्लास बोलते थे, डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया था, इसके लिए इसे कम्युनल अवार्ड बोला गया। और इसके लिए महात्मा गांधी ने फास्ट किया। इस फास्ट को पूना पैक्ट के दौरान इस भूख हड़ताल को तोड़ा गया। ये पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एमिगर कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ M.N. रॉय। तो इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं, इसका मैं आंसर सीधे बताऊं, वैनगार्ड, कम्युनिस्ट वैनगार्ड इसका आंसर होगा। ये क्या था? एमिगर कम्युनिस्ट जर्नल था M.N. रॉय का, वैनगार्ड। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द लाहौर सेशन of Indian National Congress in 1929 is very important in the history because, अभी मैंने कहा क्वेश्चन वीडियो के शुरू में बताया था, 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर सेशन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें
पहले तो इसके अध्यक्ष कौन थे ये आप हमेशा याद रखिएगा। 1929 के लाहौर सेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और इसमें पूर्ण स्वराज का रेजुलेशन लिया गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजुलेशन लिया गया था। द कांग्रेस पास्ड अ रेजुलेशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये लाइन तो परफेक्ट है। दूसरा क्या, रिफ्ट नहीं, ये कोई लाइन नहीं है, सही नहीं है। तीसरा है द रेजोल्यूशन वाज पास्ट रिजेक्टेड, ये भी इसके दौरान नहीं हुआ था। इसके दौरान क्या हुआ था, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का एक रेजोल्यूशन लिया गया था, और साथ ही ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को, पहला तो 26 जनवरी 1930 से हर 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो ये लाहौर सेशन, तो इसका 1 ट्रू है, तो इसका ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, Who among the following rejected the title of knighthood and refused to accept a position in the Council of Secretary of State for India? तो इनमें से कौन है जिन्होंने कि सेक्रेटरी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, और ये सेक्रेटरी और एक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काउंसिल में इनको एक मौका मिला था, उसको भी उन्होंने त्याग दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये कोई नहीं बल्कि जीके गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये क्वेश्चन कई बार आता है नाइटहुड, खासकर नाइटहुड के नाम से, कि किन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था, तो जीके गोखले थे जिन्होंने इसका त्याग किया था। इन 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट बिकॉज द 1929 मैंने 1929 यही लाहौर सेशन, जो इसके ठीक एक क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया था, लाहौर सेशन, और ये बहुत ही हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास हुआ था, और 26 जनवरी 1930 को नेशनल इंडिपेंडेंस डे मनाने की घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पहला, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। तो सेल्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया था। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज, यस, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज एडॉप्टेड, पूर्ण स्वराज, तो इसका आंसर बी होगा। ये दोनों लाइन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं, डिसीजन टू पास राउंड टेबल नहीं, ये भी नहीं हुआ था, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का बी होगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव और कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।